हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग बीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। 1992 से 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके प्रश्न पत्रों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्नों के साथ साथ उसके इर्द गिर्द के जितने भी महत्वपूर्ण मतलब कि इंफॉर्मेशन होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 40 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 41 से स्टार्ट करेंगे। 41 में पूछा गया है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह जिस शिला पर यह अभिलेख जो उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंद गुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन और व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो रुद्रदामन के वंश से संबंधित विजय किन किन क्षेत्रों में कहां कहां इन्होंने विजय प्राप्त किया, इनके शासन के बारे में और इनके व्यक्तित्व के बारे में इस शिलालेख पर लिखा गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे ज्यादा प्राचीन है, सर्वाधिक प्राचीन है। 42 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। 4 ऑप्शन है, 4 राजा का नाम दिया गया है। 4 राजाओं में से आपको बताना कि किसका जैन धर्म के प्रति काफी झुकाव था। तो खारवेल, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील के दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, मतलब कि लगाव था। और हाथी गुफा अभिलेख जो है ये प्राकृतिक भाषा में है, याद रखिएगा। 43 है, कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था किससे था, किस वंश से था। कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। प्रश्न संख्या 44 है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की जो है वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। किसने? तो याद रखिएगा, विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और इसके लेखक हरिसेन थे। कौन? हरिसेन। 45 है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वे कौन थे? वह कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हूणों को पराजित किया? हूणों को पराजित करने वाले जो गुप्त सम्राट थे, नाम है स्कंदगुप्त, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, यानी 455 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हो गए। देखिए, यूएस राय के अनुसार अगर बात करें तो इस हूण आक्रमण का नेता खुशनिवास था। कौन था? खुशनिवास था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने जो है गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। और स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। 46 है, किस प्रकार के भूमि को अप्रहत कहा जाता था? किस प्रकार के भूमि को अप्रहत कहा जाता था? अप्रहत
इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करें तो कुछ ऐसे भूमि थे जिनका प्रकार था जिन्हें अपरहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि, यानी जंगली भूमि जिन पर कृषि नहीं किया जाता था, यानी जिनको जोता नहीं जाता था, इस भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, बिना जोती हुई भूमि यानी वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, कृषि न की गई हो, कृषि करने योग्य नहीं हो, अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, यानी टर्म है। 47 है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? चीनी यात्री जिसका नाम था सुंगयुन, इसने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो चीनी यात्री सुंगयुन, इन्होंने 518 ईस्वी में भारत मतलब कि प्रस्थान किया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। 48 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह्वेनसांग, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ह्वेनसांग इसका सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख जो घटना था चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखना, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, जो उन दिनों भारत में मतलब कि उपलब्ध थे, और इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया और अपनी भारत यात्रा के ऊपर जो है उसने एक ग्रंथ भी लिखा जिसे सी यूकी कहा जाता है। सी यूकी याद रखिएगा। 49 है, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कलहड़ के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, पुस्तक का नाम क्या है? तो राजत रंगड़ी कलहड़ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कलहड़ के द्वारा लिखा गया राजत रंगड़ी में जो है राजत रंगड़ी में कश्मीर के इतिहास को जो है वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था? कलहड़ ने जयसी के शासनकाल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की जो है रचना की। अर्थशास्त्र किसने? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चाणक्य, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। 50 है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? जो उदंतपुर शिक्षा का केंद्र था वो किस राज्य में स्थित था? तो देखिए, बिहार में उदंतपुर या उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में जो है अवस्थित था, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता था, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था और यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। 51 है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का जो शासनकाल है मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है और इसका जो शासनकाल है 1097 से 1325 ईस्वी के बीच है। तो कर्नाट वंश का जो शासनकाल है इसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, हरि सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक का नाम था हरि सिंह देव। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 53 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उजागर हुआ? किस काल में अछूत की जो अवधारणा है स्पष्ट रूप से जो है इसका जो है मतलब कि उद्धृत हुआ, विकास हुआ, मतलब इसका उजागर किया गया? तो धर्मशास्त्र के समय में। डी ऑप्शन। तो ये अगर बात किया जाए तो
धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, हरतकार आदि का आविर्भाव अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के जो है शूद्रों का उल्लेख किया है, एक निर्वसित, दूसरा अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के जो शूद्र थे इन्हें अस्पृश्य माने जाते थे, इन्हें मतलब कि इनके साथ काफी भेदभाव किया जाता था, इन्हें मतलब कि नीचे कोटि का माना जाता था। 54 है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के समय में जो बौद्ध सभा हुई थी किस नगर में हुई थी आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध सभा हुआ था, चौथा बौद्ध सभा, ये कश्मीर में हुआ था। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति जो है कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यहाँ बौद्ध धर्मों के कठिन वंशों पर जो है सम्यक विचार किया गया, कठिन अंशों पर। तो जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था इसमें क्या किया गया था कि बौद्ध धर्म के जो कठिन अंश थे इन अंशों पर जो है सम्यक विचार किया गया। और बात करें तो याद रखिएगा सम्यक विचार के साथ साथ और क्या किया गया, प्रत्येक पिटक पर भांस लिखे गए। और अगर बात करें तो कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। देखिए पहली बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद जो राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुआ। तो पहली बौद्ध संगति कहां पर हुआ? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। इस समय मगध का जो शासक था अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगति हुई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ, बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद। और ये कहां पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे आचार्य सावकमीर यानी सर्वकामिनी। सावकमीर इसके अध्यक्ष थे दूसरे बौद्ध संगति के। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मालूम है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 56 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहां पर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह यानी राजगीर में। इसके बाद अगर बात करें तो 57 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों की नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका जो है सुमेल करना है, स्तंभ 1 और 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं। जैसे जन्म कहां हुआ था? तो बुद्ध के जो जीवन से संबंधित जो 4 महत्वपूर्ण घटना है और इनसे संबंधित जो 4 स्थान है, जैसे बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन कहां दिया था, इनकी निधन कहां पर हुई थी, आपको मिलान करना है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। तो बुद्ध का जो जन्म है वो कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बताइए कहां पर हुई थी? बोध गया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन इन्होंने कहां दिया था? तो प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। और निधन कुशीनगर में। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको फिर से याद हो जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को रट जाइएगा, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में उनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन और उनके मृत्यु यानी जहां निधन हुआ, बौद्ध साहित्य में इनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद 58 है, बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसने ज्ञान की प्राप्ति
की थी आपको बताना है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, बताइए। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 59 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने, मतलब महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर क्या हुआ था? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था उस स्थान पर महाबोधि मंदिर को बनाया गया है। 6 वर्ष के साधना, देखिए बोध गया में जो कह सकते हैं कि 6 वर्ष की अवस्था में, यानी 6 वर्ष तक जो है बोध गया में, मतलब कि जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने 6 वर्ष के साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थल पर मंदिर का, टेम्पल का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया। इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। यह वर्ष 2002 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल बन गया। 60 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? किस राजा के युग में गौतम बुद्ध को देवता का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को एक देवता का दर्जा दे दिया गया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में बंट गया। महायान शाखाओं में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी और इसी के साथ जो है अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हो गई। 61 है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? इसका सही जवाब है वैशाली, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, वहीं वजी और मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था। कहां पर? वजी और मल नामक राज्यों में। वजी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक जो है शक्तिशाली थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे इन 8 राज्यों में। 62 है, 16 महाजनपदों की जो सूची है वो किसमें उपलब्ध है? 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों यानी 16 महाजनपदों की सूची जो है दी गई है। इन 16 महाजनपद का जो नाम है, अंग है मगध, काशी, कौशल, वजी, मल, चेदी, वश, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवस्व याद रखिए, जनवत्सव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। तो जनौत्सव सूत्र में, यहां पे जो है जनौत्सव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। 63 है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? किसके समय में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है गुप्त युग, गुप्त युग के समय में जो है इसका स्थापना किया गया था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष जो मतलब कि ध्वसित जो इनके जो विश्वविद्यालय जो बौद्ध पीठ थे जो कि ध्वस्त हो चुके हैं, मतलब कि इनकी खंडहर जो है, जो अवशेष है, बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के बीच अगर बात करें तो गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त,
तथा तथागत गुप्त बालादित्य नामक जो है गुप्त शासकों ने भी इसको जो है इस बिहार को दान दिया। 64 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था विश्व प्रसिद्ध किस लिए था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध था। सी ऑप्शन। यहां बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध कह सकते हैं कि यहां बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्व से लोग आते थे, अनेक विश्व के स्टूडेंट आते थे और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेन त्सांग भी यहां आया था बौद्ध अध्ययन के लिए। 65 है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्थाएं क्यों लागू की गई थी? बताइए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? अगर इसका सही जवाब जो होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। तो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो सके इसके लिए। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। तो याद रखिए, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? अकबर। मनसब के द्वारा 3 बातें निर्धारित थी। पहला, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान, तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। प्रश्न संख्या 66 है, 2 कथन है। कथन ए है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का जो है पतन हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, राजकीय आय मिलना बंद हो गया। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो दोनों यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं क्यों व्याख्या नहीं करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय था, बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। राजगीर में राजगीर वर्तमान का और राजगीर पुराना नाम है। तो राजगीर में ये स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। 67 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। समय है 544 से 492 ईस्वी के बीच। और 68 है, मगध की राजधानी कौन सी थी? देखिए, अगर बात करें तो इसका जो सही इसका जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पाटलिपुत्र और राजगिरी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी था और राजगृह भी था, गिरिब्रज जिसे कहते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में उदय ने पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश के विषय में अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में अलग अलग जो है इनका विवरण मिलता है। और पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखिएगा। 69 है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र भी थी और गिरिब्रज भी थी। तो पाटलिपुत्र भी है और ऑप्शन में जो है नेक्स्ट देख लेते हैं गिरिब्रज भी दिया गया है या नहीं। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, पाटलिपुत्र और इसमें जो है आपका गिरिब्रज नहीं दिया गया है। ऑप्शन ई जो है यहाँ पे ऑप्शन ई मतलब कि
सही हो सकता है। देखिए, अगर बात करें तो आरंभिक राजधानी जो था वो गिरिब्रज था। ठीक है। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा गया? प्रथम राजधानी, तो आरंभिक राजधानी पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरिब्रज, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछा जाता कि मगध की राजधानी, सिर्फ पूछा जाता कि मगध की राजधानी कौन सी थी, अगर दो ऑप्शन है तो दोनों में से कोई भी मतलब ये दोनों हो सकता है, या दोनों में से कोई एक है तो एक होगा। लेकिन पूछा गया कि आरंभिक राजधानी कौन थी, तो याद रखिएगा आरंभिक राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी, तो इसमें नहीं दिया गया है। 70 नंबर है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्यों ने। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी, और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, याद रखिए उग्रसेन, जिसने पुराणों में उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया है। दूसरा थे पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा थे भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा जो थे गोविशाणक, सातवां दस्यधक, आठवां कैवर्त और नौवां थे घननंद। देखिए, नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। ठीक है। और चारों ओर जो जनता थी, इनको इन पे अत्याचार होने लगा। छोटी छोटी वस्तुओं पर इनको जो है भारी कर को, मतलब कि भारी कर देने पड़ने लगे, तो जिससे जनता और शासक के बीच जो है कह सकते हैं कि विवाद उत्पन्न हो गया, और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण जो है व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने घनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत कर दिया। 71 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से जो है वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा विशाख दत्त, यानी विशाख दत्त के जो ग्रंथ हैं, इसमें मौर्यों का, चंद्रगुप्त मौर्यों का, या जो चंद्रगुप्त मौर्य इनका विशिष्ट रूप से जिक्र किया गया है। विशाख दत्त कृत जो है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बेहतरीन ढंग से या विस्तृत तौर पर जो है वर्णन किया गया। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से, याद रखिएगा, विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक अप्राप्य। तो 2 इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा तो क्या क्या है? देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। 72 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का वह कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था? तो इनका नाम है, याद रखिएगा, कौन? घननंद। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घननंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमिज कहा है, और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था, याद रखिएगा। इसके बाद 73 जो है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला जो चंद्रगुप्त का महल था, मुख्यतः कब बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। बिहार के पटना के समीप बुलंदीबाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया गया किसको? अस्पुनर महोदय को। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 74 है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? बताइए, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा शिवाजी ने, डी ऑप्शन। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर जो है अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, और इस अष्टप्रधान के अंतर्गत अगर बात करें तो 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति,
पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों के भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना था, सलाह देना था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। 75 निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसका जो कह सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने दक्षिण भारत के विजय की प्राप्ति की और इसका जो साक्ष्य है अभिलेख, जैन और तमिल साक्ष्यों से पता चलता है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार के विजय अत्यंत संदिग्ध हैं। इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। 76 है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, आप बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी ऑप्शन। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट किया करिए। कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, कमेंट कीजिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसाप्स ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को याद रखिएगा अनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। 77 है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वह कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में मिला हुआ नहीं था, सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य को जो है, मतलब कि जो श्रीलंका है यह अशोक के साम्राज्य को अपने अंदर आने नहीं दिया। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अशोक का जो अधिकार था चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका यानी ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, सभी जगह था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। 78 है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अगर बात करें तो अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीसस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। 79 है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है ऑप्शन बी प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। जो 3 वर्ग हैं, शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहालेख है। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं और ये जो 8 स्थान है शहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कालसी है, गिरनार है, धौली है, जौगढ़ है और एरगढ़ी है तथा सोपारा है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि जो है ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। याद रखिएगा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है वो ब्राह्मणी नहीं है बल्कि खरोष्टी में है। तक्षशिला से अरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख, याद रखिएगा, एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। 80 नंबर निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो बताइए वो कौन सी लिपि थी जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिपि
वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी वो खरोष्ठी लिपि थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि क्या किया जाता था? खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का जो श्रेय है मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। 81 अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अशोक धम्म यानी धर्म, अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है। याद रखिए, दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासिनवे बहुकियाने दया दाने सचे सोचे महादय साधवे च, यानी कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार के अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। 82 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह आपका भाबरू स्तंभ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भाबरू यानी बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लजा मगधम संगम भविवादेतुन आहा अपाबा धम धत च, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। 83 अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवनाम पियदसी यानी देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर जो है मतलब कि प्रदर्शित किया गया है, और राजा आदि की उपाधियों से भी इसे संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे क्या कहा गया है? अशोक वर्धन, याद रखिएगा। तो अशोक के अभिलेख में अगर बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि जो प्रश्न पूछा गया था कि अशोक मतलब कि अपने अभिलेखों में अशोक जो है किस नाम से जाने जाते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रियदसी। ठीक है। 84 है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है बल्कि राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। 85 कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर या किस विषय पर आधारित है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से। बताइए, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति का व्याख्या करता है, और इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन और कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको मालूम हो गया। देखिए, आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 86 से जो है हम लोग कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।